मैं जीत चुका था। इस हजूम में मेरे सैकड़ों हमायती भी थे, लेकिन उन्होंने मेरी फतेह की खुशी में उछल कूद की और ना नारे हाय तहसीन बुलंद किए। वो सब सहमे हुए थे। जो हुआ था वो बिल्कुल गैर मुतवक्का तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हर किसी को चुप लगा दी थी। शाही रद्द-ए-अमल क्या होगा, किसी को कुछ खबर नहीं थी। साहिबान के नीचे जाज गोरा की ताज़ा लाश पड़ी थी और शाही बालकोनी की तरफ से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थी। तब मैंने देखा कि बालकोनी के नीचे से तमाशाइयों का एक रेला सा अखाड़े की तरफ बढ़ा। बेशक ये जाज के मुश्तिल हमायती ही थे। मुमकिन था कि वो मैदान में दाखिल होकर मेरी तिक्का बोटी कर देना चाहते हूँ। इन्हें रोकने के लिए कई दर्जन गार्ड्स सामने आ गए और उन्होंने अखाड़े में खुलने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया। इसी दौरान में एक और अच्छी पेशरफ्त हुई। लंबे बालों वाला पंडित महाराज अपने कई साथियों के हमरा अखाड़े में आ गया। इन लोगों ने मुझे अपने हिफाजती घेरे में ले लिया था। मैंने एक नज़र शाही बालकोनी पर डाली। मारिया नोहा कोना थे। कुछ लोग उसे संभालने में लगे हुए थे। हुक्म जी, रत्ना देवी और सर्जन स्टील वगैरह के चेहरे भी धुआं धुआं नजर आ रहे थे। शक्ति देवता खाक और खून में लथड़ा हुआ मेरे पांव में पड़ा था। मुझे लगा कि बारूदा जैकी कहीं मेरे आस पास खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। अगले 24 घंटे बड़े गैर यकीनी और पुरखतर थे। मैं जरगाह के सरकारी अस्पताल में था। मेरे गर्दन के टूटे हुए टांके दोबारा लगे थे और मेरी मरहम पट्टी कर दी गई थी। सबसे परेशान कुन सूरत हाल मेरे दाएं पहलू की थी। नीचे से चौथी पसली टूट गई थी। यहाँ जाज की एक तबाहकुन ठोकर लगी थी। उसने वजनी चागर्स पहन रखे थे। पसली में एक बड़ा फ्रैक्चर हो गया था। ताहम खुशकिस्मती से अंधाधुंध लड़ाई के बावजूद पसली डिसलोकेट नहीं हुई थी, या शायद डिसलोकेट होने के बाद वो दोबारा अपने मकाम पर आ गई थी। डॉक्टर से मशवरे के बाद इमरान ने मुझे बताया, तुम्हें कम से कम 3 हफ्ते आराम की जरूरत है। इसके बाद ही तुम यहाँ से जाने के काबिल हो सकोगे और इन 3 हफ्तों में यकीनन जाज के हमारे अपना काम कर गुजरेंगे। किसी रात वो अस्पताल में घुसेंगे और मेरी बाकी पसलियां तोड़कर मुझे इन्ना लिल्ला कर देंगे। इमरान मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए मुस्कुराया। अब यह काम इतना आसान नहीं है जिगर। तुमने जाज गोरे को शिकस्त दी है, किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं पिछाड़ा। शक्ति देवता को हराने के बाद अब तुम शक्ति देवता हो। लोग ना भी माने फिर भी इनका दिलो दिमाग तो यही कहता होगा कि अब तुम शक्ति देवता साहब की जगह पर, और शक्ति देवता साहब की चाहे एक पसली टूटी हुई हो, इस पर शबे खून मारना आसान नहीं होता। मुझे बांस पर चढ़ा रहे हो? मैंने कराते हुए कहा। नहीं जिगर, वो एकदम संजीदा हो गया। तुमने वो कर दिखाया जो यहाँ के लोग मुद्दतों याद रखेंगे और कुछ तो आखिरी दम तक भूल नहीं सकेंगे। बेशक तुम्हारी फतेह पर किसी ने जश्न नहीं मनाया, कहीं डंके बजे हैं और ना चिरागा हुआ, लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जरगाह के बेशुमार लोगों के दिलों के अंदर जरूर जश्न का समा है। इनमें मुसलमान भी हैं और कुचली मसली जातों वाले हिंदू भी, और वह सब लोग भी जिनको किसी न किसी तौर जाज के मनमानियों और खरसमस्तियों से वास्ता पड़ चुका है। तुम्हें पता है कल रात जाज की जेल में क्या हुआ है? मैं सवालिया नजरों से इमरान को देखने लगा। वो दाएं बाएं नजर दुड़ाकर सरगोशी में बोला, किसी ने रातों रात जेल की दीवारों पर चाकिंग कर दी है। कैदियों को जाज गोरे की मौत की मुबारकबाद दी गई है और इसके बारे में और भी कई सख्त बातें लिखी गई हैं। इस हरकत के शुबे में 2-3 कैदी गिरफ्तार हुए। मेरे ख्याल में आज दोपहर जाज की आखिरी रसूम की अदायगी के बाद जेल में और गिरफ्तारियां भी होंगी। पांडे इस सिलसिले में बड़ा सरगर्म है, लेकिन पांडे तो कल रात तक यहीं अस्पताल के आसपास मंडला रहा था। वो इन गार्ड्स का इंचार्ज था जो यहाँ अस्पताल में तुम्हारी हिफाजत पर मामूर है। रात गए मैंने और मैडम सफूरा ने मशवरा किया। इस मशवरे के बाद मैडम सफूरा ने पंडित महाराज से रब्ता किया और इनसे कहा कि रंजीत पांडे जैसे अफसर को तुम्हारी सिक्योरिटी का जिम्मेदार बनाना ठीक नहीं। पंडित महाराज ने इंतजामिया से बात की और पांडे को इसके मातहतों समेत यहाँ से हटवा दिया। और मैडम सफूरा वाला सिक्योरिटी स्टाफ ही यहाँ ड्यूटी दे रहा है और मैं खैर से इस स्टाफ में असिस्टेंट इंचार्ज हूँ। इमरान ने अपनी यूनिफॉर्म के बाजू पर लगे सुर्ख निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह तो अच्छी खबर है, मैंने कहा। वो झट से बोला, न्यूज़ चैनल का चुड़ैला, मेरा मतलब मैं नुमाइंदा होने का यह मतलब नहीं है कि मैं हमेशा बुरी खबरें दूं। अभी पिछले से पिछले महीने मैंने बाजुबान खुद कौम को बड़ी अच्छी खबर सुनाई थी। वो क्या? मैंने दर से अपना ध्यान हटाने के लिए कहा। मैंने कहा था नाजरीन आज कोई खबर नहीं है, तो यह अच्छी खबर थी। बिल्कुल, इस दौर में तो ऐसी खबरों को भी अच्छा ही समझना चाहिए। इतनी तेजी से खबरें आ रही हैं और इतनी बुरी कि बस कुछ ना पूछो। पिछले हफ्ते हमारे एक साथी की साली लापता होगी। हमारे साथी को उस गुमशुदगी से ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि कहीं कोई दूसरा चैनल यह खबर पहले नशर न करते। लिहाजा उसने पहले साली के अगवा की खबर चलाई, फिर तस्दीक करने के लिए घर टेलीफोन किया तो साली साहिबा कहीं से इजी लोड करवा के वापस भी आ चुकी थी। इसके बाद मौसूफ के साथ जो कुछ हुआ वो वाकई ब्रेकिंग न्यूज के जुमरे में आता था। बीवी से मार खाते जाते और कहते जाते। अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ लेते हैं एक छोटा ब्रेक। लेकिन बीवी ने भी इस वक्त तक ब्रेक नहीं लिया जब तक मौसूफ की हंसली की हड्डी ब्रेक नहीं होगी और जुबान में फ्रैक्चर नहीं हो गया। जुबान में फ्रैक्चर? तुम्हारा मतलब है जुबान की हड्डी होती है? मैंने पूछा। तो तुम क्या समझते हो हम 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से यूं ही बोल लेते?
तुम मीडिया पर तंज करते हो, मगर मीडिया की अहमियत अपनी जगह है। मुझे इस वक्त दर्द हो रहा है, वरना मैं इस मौजू पर लंबी बहस कर सकता हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारे अच्छे होने का इंतजार कर लेते हैं, उसने फराख दिली से कहा। कल सुबह वाले खूनी मुकाबले और इसके अंजाम के बाद से सरगाह में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। शहर के सारे जज्बात यानी गुस्सा, खौफ, हैरत, खुशी, सब कुछ इस खामोशी के नीचे दबा हुआ था। जार्ज के हमायतियों में ज्यादातर आला तबका और खाते पीते लोग शामिल थे। इन्हें जार्ज की शिकस्त और मौत बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त हुई थी। एक तरह से ये एक नहायत कड़वी गोली थी जिन्हें किसी न किसी तौर निगलना पड़ी थी। धर्म के हवाले से यहाँ इंसाफ का तराजू पंडित महाराज के हाथ में था और उसे वही कुछ करना था जो किताबों में दर्ज था। अगले रोज दोपहर के वक्त मौका देखकर इमरान मेरे पास फिर चला। उसने गुलाब की एक कली मेरे सराहने रखती। मैंने कहा, इमरान तुम्हारा क्या ख्याल है, जार्ज की शिकस्त और मौत की खबर सुल्ताना और इकबाल वगैरह तक पहुंच गई होगी? हाँ, मैं भी कल से यही सोच रहा हूँ। वैसे जिगर, ये इतनी बड़ी खबर है कि पूरे भांडियल एस्टेट में इसकी गूंज सुनाई दी होगी और मुझे नहीं लगता कि फतेहपुर वाले इस खबर से बेखबर होंगे। लेकिन सुल्ताना वगैरह तो मंदिर के तहखानों में है और तुमने आफ्ताब खान को तहखानों में जाने से मना कर दिया था, मगर अशद जरूरत के वक्त वो भी जा सकता था। हो सकता है कि इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए उसने मंदिर का एक चक्कर लगा ही लिया हो। अल्लाह करे ऐसा ही हुआ हो। मैंने कहा, वो एक जख्मी चिड़िया की तरह हर वक्त फड़फड़ाती रहती थी। जार्ज की शिकस्त और मेरी कामयाबी की खबर उसके जख्मों पर मरहम का काम दे सकती है, बल्कि जरूर देखी। शायद मैं मजीद भी कुछ कहता, मगर उसी दौरान में दरवाजे पर गार्ड्स नमूदार हुए। उनके अक्ब में मैडम सफूरा, मैनेजर मदन और पंडित महाराज की सूरतें नजर आईं। पंडित महाराज की ताजीम के लिए मैंने तकिए से सर उठाया और टेक लगाकर बैठ गया। पंडित महाराज के साथ एक जवान साल कबूल सूरत लड़की भी थी। उसने अपना निस्फ चेहरा नकाब में छुपा रखा था, बाकी जिस्म गर्म शाल से ढका हुआ था। उसकी खूबसूरत आंखों में हुस्न मलाल की अजीब सी कैफियत थी। मैडम सफूरा ने होले से कहा, यह तुम्हारे दोस्त इसहाक की बहावज हमीदा है। वादे के मुताबिक पंडित महाराज इसे तुम्हारे सुपुर्द करने के लिए आए हैं। मैंने एक बार फिर चौंक कर लड़की की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू तैर रहे थे। उसने मुझे सलाम किया और खामोश हो गई, लेकिन उसकी खामोशी बात कर रही थी। यह खामोशी मुझसे कह रही थी, मेरे मोहसिन, मैं किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं। मैं एक दरिंदे की तहवील में थी। उसने मेरे देवर को मौत के जाल में जकड़ने के लिए मुझे चारा बना रखा था और वो कामयाब हुआ। उसने मेरे भाई जैसे देवर को सूली पर लटकाया और उसके जिस्म की एक एक हड्डी तोड़कर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। और अब मेरी बारी आने वाली थी। मैं उसका बिस्तर हवस पर पामाल होने वाली थी। मेरा रोग अजियतनाक मौत का दूसरा नाम था। तुम मसीहा बनकर आए। तुमने मेरे जहर को तरियाक दिया और मेरे जंजीरों को पिघलाकर मुझे फिर से जिंदा किया। मैं किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं। पंडित महाराज ने अपने मखसूस स्टाइल से अपने लंबे बालों को कंधों के पीछे फेंका और ठहरी हुई आवाज में पूछा, अब तुम्हारा हाल कैसा है? मुझे पहले से बेहतर लग रहा है महाराज। भगवान ने चाहा तो तुम जल्द ही भले चंगे हो जाओगे, या तुम्हें हर तरह की सहूलत मिलेगी और पूरी रक्षा भी की जाएगी। मुझे आपके इंसाफ पर पूरा भरोसा है पंडित जी, मैंने कहा। पंडित महाराज ने हमीदा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब ये तुम्हारी अमानत है, तुम जैसे ही ठीक होगे इसे यहाँ से ले जा सकोगे। हुक्म जी ने इस सिलसिले में जरूरी हदायतें दे दी हैं। मैंने एक मरतबा फिर पंडित महाराज का हुक्म जी का शुक्रिया अदा किया। पंडित महाराज ने मुझे बताया कि मेरे सेहतयाब होने तक हमीदा लाल भवन में मैडम सफूरा के पास रहेगी और वहां इसकी हिफाजत का पूरा इंतजाम होगा। कुछ देर बाद पंडित महाराज अपने साथियों और गार्ड्स वगैरह के साथ वापस चला गया। मैडम सफूरा भी इसहाक की भावज हमीदा को लेकर लाल भवन चलेगी। मैं एक बार फिर अपने सफेद बिस्तर पर अकेला रह गया। सब कुछ ठीक लग रहा था। शहर की फिजा भी पुरसुकून थी। इसके बावजूद महसूस होता था कि सीनों के अंदर हलचल मौजूद है। शहर के वासी अपने अपने तौर पर इस बहुत बड़े वाक़े के असरात से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यह अस्पताल सर्जन अस्टील की जेर निगरानी चलता था। यहाँ 3 सफेद फार्म डॉक्टरों के अलावा 2-3 मकामी डॉक्टर भी मौजूद रहा करते थे। ये मकामी डॉक्टर वो थे जिन्होंने डॉक्टर चौहान ही की तरह इंडियन हुकूमत से भागकर इस दुश्वार गुजार इलाके में पना ली हुई थी। बेशक यहाँ मेरा इलाज हो रहा था, लेकिन यह अंदेशे अपनी जगह मौजूद थे कि इलाज ठीक हो रहा है या नहीं। इसके अलावा मैं अपनी हिफाजती इंतजाम पर भी पूरा भरोसा नहीं कर सकता था। अगर इस हवाले से इमरान यहाँ मौजूद ना होता तो शायद मैं मुसलसल तनाव का शिकार हो जाता। दोपहर के वक्त बतदरीज अंधेरा छा गया और फिर तेज बारिश शुरू होगी। सर्दी में इजाफा हो गया। एक छोटी अंगीठी मेरे करीब दहका दी गई। कुछ देर बाद इमरान भी मुझे कंपनी देने के लिए मेरे पास आ बैठा। गार्ड की हल्की नीली यूनिफॉर्म उसके जिस्म पर सजती थी। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस पर हर लिबास जचता था। वो मेरे पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। मैंने कहा, इमरान सच पूछो तो तुम्हारी कहानी एक गहरे दुख की तरह मेरे दिल की तह में बैठ गई है। मैंने शबाना को देखा नहीं, पर उसकी कमज़दा सूरत निगाहों में घूमती रहती है। किसी वक्त तो मुझे लगता है कि तुम दोनों ने जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी का मुजाहरा किया। सब कुछ तुम्हारे हाथ में था। तुम दोनों लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ रहे। तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। राजा और कबीर साहब वगैरह बार बार तुमसे कहते रहे कि शादी कर लो और तुमने नहीं की। इसी को तकदीर कहते हैं जिगर। कभी बहुत आसान काम भी नहीं हो पाते और कभी नामुमकिन ऐन मुमकिन हो जाता है। बाकी जहां तक शादी ना होने की बात है
तो इसमें मुझसे ज्यादा शबाना ही का कसूर था। वो अपने फैसले में अपने घर वालों को शामिल करना चाहती थी। इस बेचारी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकेगा और हालात इस तरह पलटा खा जाएंगे। यार वो तो लड़की थी, उसकी समझ महदूद थी, मगर तुमने तो काफी सर्दो गर्म देखा हुआ था। तुम्हें तो पता होना चाहिए था कि ऐसे मामले किसी भी वक्त उलट सकते हैं। मुझे यकीन है कि अगर तुम इसरार करते और जोर देते तो वह शादपुर में तुमसे शादी पर रजामंद हो जाती। इमरान ने गहरी सांस ली। सांप की लकीर पीटने से कभी कोई फायदा हुआ है? जो हमें होगा, ऐसी बातें दोहराने से बस दुख ही बढ़ता है। जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, जो अभी नहीं बिगड़ा उसे बचाना चाहिए। क्या मतलब? यही के हाल के बारे में सोचना चाहिए, और हाल में सुल्ताना भी शामिल है। उसने तुम्हें बहुत चाहा है यार, तुम्हारे लिए पूरे जरगान से टक्कर ली है। जब तुम अपने हवास में नहीं थे वो तुम्हारे बचाव के लिए एक दीवार बनकर खड़ी रही है। ऐसी हिम्मत वाली बेजिगर औरतें कम कम ही देखने में आती हैं। वो बहुत अनोखी है और तुम्हारे लिए उसका प्यार भी इतना ही अनोखा है। लोग शादी से पहले रोमांस करते हैं, लेकिन उसने तुमसे शादी के बाद रोमांस किया, और ऐसा किया कि हक अदा कर दिया। अब उसे तुम्हारी मोहब्बत और सहारे की जरूरत है। ताबी मेरी निगाहों में सुल्ताना का चेहरा घूम गया। रुखसारों की उभरी हुई हड्डियां, अनार जैसा रंग, पतली कमर लेकिन मजबूत जिस्म जिससे जंगली फूलों की बात आती थी। वो मेरे लिए सरापा मोहब्बत और आदात थी। शायद मैं उसे पहाड़ खोदने के लिए कहता तो वो बस एक बार मेरी ख्वाहिश की तस्दीक करती और फिर कूद जाती। मेरा दिल उसके लिए मोहब्बत से भर गया। जी चाह के उस तक उड़कर पहुंचा, मगर फिर अचानक दिल में ये वसवसा जागा, कहीं मेरे और सुल्ताना के दरमियान भी तो कोई रुकावट पैदा नहीं हो जाएगी। आंखों के सामने हाशू का चेहरा घूम गया। वो एक इंतहापसंद शख्स साबित हुआ था। उसके पास से नील घूस जहरीले पाउडर के जो पैकेट मिले थे, उस जैसा जहर सुल्ताना के पास भी मौजूद था। यह जहर एक पुड़िया में था और यह पुड़िया अब मेरे पास थी। सुल्ताना के पास यह जहर क्यों था? कहीं किसी तौर उसका ताल्लुक भी तो हाशू वगैरह से नहीं था? यह संगीन सवाल बार बार मेरे जहन में उभरता और मुझे झंझोड़ देता। सुल्ताना भी एक बागी थी। अपने दिलेर वालदा की तरह वो भी खतरों को खातिर में नहीं लाती थी। वह मरना और मारना जानती थी। जरगाह के बासर हिंदुओं से उसका टकराव दरीना था। कहीं वो भी तो जरगाह में मौजूद खतरनाक शिद्दत पसंदी का हिस्सा तो नहीं थी? क्या सोच रहे हो? इमरान ने मेरे तासुरात का जायजा लेते हुए पूछा। कुछ नहीं, बिल्कुल गलत है। साइकोलॉजिस्ट नादर अकबर गोंदल साहब ने कहा है कि इंसान का दिमाग कुछ सोचे बगैर रह ही नहीं सकता। हम हर वक्त कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं। ये नादर अकबर गोंदल तो शायद किसी पुलिस ऑफिसर का नाम था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, पुलिस ऑफिसर साइकोलॉजिस्ट नहीं होते? गधे, इनसे बड़ा नफ्सियात दां और कौन होगा? इश्क का भूत सबसे तगड़ा होता है। ये इसे भी 2-4 घंटे में उतार देते हैं और मरीज अपनी महबूबा को बाजी कहने में कोई यार महसूस नहीं करता। ये लोग शतरोल के जरिए तहलील नफ्सी करते हैं और माजी के इन सारे हादसों का पता चला लेते हैं जो कभी वकूफ पजीर ही नहीं हुए होते। दीगर अमराज के अलावा कंजूसी भी दरअसल एक नफ्सियाती रोग है। इन मुआलजों के इलाज से यह भी जड़ से खत्म हो जाता है। मरीज अपनी सारी जमा पूंजी बल्कि कर्ज उठाई हुई रकूम भी बेदरेक खर्च करना और लुटाना शुरू कर देता है। मजे की बात यह है कि इसकी इस फयाजी का 95% फायदा भी इसके मुआलजों ही को होता है। अचानक जोर से बिजली चमकी। मैं और इमरान खिड़की की तरफ देखने लगे। बारिश जोर पकड़ रही थी। दिन ही में अंधेरा छाया हुआ था। चंद सेकंड बाद बादल जोर से गरजे और तुरंत दीवार दहल गए। इमरान सिगरेट का कच लेकर जख्मी अंदाज में मुस्कुराया और बोला, देखा तुमने? आसमानी बिजली मुझे ढूंढती फिर रही है। मैं बाहर बरामदे में निकला नहीं और जलकर कोयला हुआ नहीं। उसका लहजा ने मुझे आजुर्ता कर दिया। मैंने कहा, यार ये वहम परस्तियां हमारे दिमागों से किस तरह निकल सकती हैं? किस तरह हम इन फफूंदी ज़दा अकीदतों की जाल को तोड़ सकते हैं? इसका कोई फौरी हल नहीं है। उसके लिए कोशिश करना होगी, तवील इंतजार करना होगा। इसके लिए इंसान के अंदर की मजबूती दरकार है और अंदर की मजबूती में सबसे अहम किरदार इल्म की रोशनी का है। और सियाने कहते हैं जहां पावर बढ़ती जाती है वहां हारर कम होता जाता है। मगर यार अकल सलीम भी तो कोई शय है। बड़ी बड़ी हस्तियां इस दुनिया में ऐसी आई हैं जो अनपढ़ थी, मगर इन्होंने खुदादाद अकल से सच और झूठ में पहचान की है। बेकार अकीदों पर लानत भेजकर इन्हें कचरे के ढेर पर फेंका है। इमरान मुस्कुराया और मुकामी जुबान की नकल करते हुए बोला, तुम ठीक कह तो भैया, लेकिन मैं आम लोगन की बात करत हूँ। ये जो आम लोगन होवत है ना, ये बड़े कट्टर होवत हैं। जहाँ अड़ गए बस अड़ गए। पहाड़ में से जिंदा ऊँटने निकलने वाला मोजा देख ले में फिर भी न मानने का कोई बहाना ढूंढ लेवत है। अगर तुम्हारी बेकार समझ में ना ही आया तो मैं तुम्हें एक और मिसाल देवत हूँ। वो एक बार फिर शुरू हुआ तो फिर बोलता चला गया। उसके पास हर मौजू पर बातों का जखीरा रहता था। अचानक दरवाजे से बाहर शोर सुनाई दिया। यूं लगा जैसे गार्ड्स किसी शख्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जगह या कमरे का दरवाजा धमाके से खुला और सामने रंग का एक शख्स तूफानी रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ा। उसके लिबास से पता चलता था कि वो अस्पताल के अमले का ही आदमी है। उसके हाथ में कोई तेज धार आला चमक रहा था। वो चिल्लाता हुआ खतरनाक अंदाज पर मुझ पर झपटा, लेकिन वो मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकता था? मेरे और उसके दरमियान इमरान था, वो शख्स जो मेरी तरफ बढ़ने वाले हर खतरे के लिए एक फलक बोस आईनी दीवार था। हमलावर 2 गुना फुर्ती का मुजाहरा भी करता तो इमरान को झुल न दे सकता था। इमरान ने मुझसे 10-12 फुट दूर ही उसे रोक लिया। मार दूंगा,
हमलावर गरजा और उसने अंधाधुंध इमरान पर वार किया। इमरान ने नीचे झुककर तेज धार आले का वार बचाया और उसे इस बुरी तरह बाजू में जकड़ा कि उसका आले वाला हाथ भी बाजुओं के घेरे में आ गया। इमरान उसे धकेलता हुआ दीवार की तरफ ले गया। ये काफी तेज रफ्तार अमल था। हमलावर का सर शिद्दत से पुख्ता दीवार के साथ टकराया। वो टकराने वाले अंदाज में चिल्लाया। तेज धार आले पर उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ चुकी थी। इमरान ने पांव की ठोकर से ये आला उसके हाथ से छुड़ा दिया। 2-3 गार्ड्स भागते हुए आए और हमलावर से लिपट के फर्श पर गिरने वाला एक खतरनाक कट्टर हिंदू था। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, ये शख्स सर्जन स्टील के मातहत अमले में से था और इसका ताल्लुक किसी बरादरी से था जिसके 2 अफराद ने चंद दिन पहले लाल भवन में मुझ पर कातलाना हमला किया था। वो दोनों अफराद लाल भवन के गार्ड्स में शामिल थे। सर पर लगने वाली चोट के सबब हमलावर निढाल हो गया था। उसके बावजूद उसका ववेला जारी था। तुम मकार हो, तुमने धोखा किया है। सरजाज ने तुमको बाजुओं पर उठा लिया था। तुम हार चुके थे। तुमने हारने के बाद इस पर वार किया। तुमने फतेह ना ही पाई, तुमने हत्या की है। तुम हत्यारे हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, इस जन्म में भी और बाद के जन्म में भी। वो दौड़ता रहा। गार्ड्स उसे खींच कर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो मेरी तरफ देख रहा था और उछल उछल कर बोल रहा था, तुमने एक महान शख्स की हत्या की है। एक ऐसे बंदे को मारा है जिसकी वजह से सैकड़ों घरों के चूल्हे जलत थे, हजारों कन्याओं की डोलियां उठती थी। भगवान तुम्हें कभी क्षमा ना ही करेगा और ना हम करेंगे। वो इतने जोर से बोल रहा था कि उसकी आवाज बैठ गई और अल्फाज गडमड हो गए। गार्ड्स उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। तेज धार आला इमरान के हाथ में था। इमरान ने मजीद एहतियात के तौर पर मेरे कमरे की तरफ आने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए और निगरानी पर मामूर गार्ड्स की तादाद में इजाफा कर दिया था। एक बार फिर जान बचाने का शुक्रिया, मैंने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए ऐसी मकतूलाना हरकतें करते हो। तुम देख ही रहे हो मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि अभी तो मैं कुछ करने के काबिल ही नहीं हूँ। हाँ, ये बात तो ठीक है, उसने कहा। फिर मेरे करीब बैठते हुए बोला, देखा अभी थोड़ी देर पहले हम इसी बारे में बात कर रहे थे। तमाम परस्ती का रोग आसानी से जान नहीं छोड़ता। ऐसे रोगियों के पास हर बड़ी से बड़ी दलील का जवाब मौजूद होता है। वो अपने फफूंदी ज़दा अकीदों को अपने सामने पाश पाश होते देखते हैं, लेकिन इन्हें फिर से जोड़ लेते हैं। अब देखो, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी के पाप की वजह से तुम्हारी शिकस्त लाजम है। अब वो इस लड़ाई के नतीजे को ही तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत कम लोग ही होंगे। जो कुछ हुआ है वो सारी दुनिया ने देखा है। इसके अलावा जिन लोगों के पास फैसला करने की अथॉरिटी थी, उन्होंने भी मुत्तफिका तौर पर तुम्हें फातेह करार दिया है। यह बंदा क्या नुक्ता उठा रहा था? यह बड़ा कमजोर नुक्ता था। कह रहा था कि जज तुम्हें बाजुओं पर उठाकर सर से बुलंद कर चुका था और लड़ाई खत्म हो चुकी थी। यह बात कोई नहीं मानेगा। सांबर के असूलों के मुताबिक लड़ाई तब खत्म होती जब वो तुम्हें अखाड़े में पटक देता। खैर छोड़ो, ये लाहासिल बहस है। अब नई सूरत हाल पर गौर करो। तुम पर फिर कातलाना हमले की कोशिश हुई है। यह खबर भी 2-3 घंटे के अंदर पूरे सरकार में फैल जाएगी। लोगों में फिर हलचल पैदा होगी। शहर की आबादी पहले ही 2 धड़ों में बटी हुई है। ये सब कुछ देखते हुए तो यही लगता है इमरान की जितनी जल्दी हो हम यहाँ से निकल जाएं। तुम्हारे जख्मों का मसला ना होता तो हम कोशिश करते, अब भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी पर जाना चाहें तो इन्हें क्या एतराज हो सकता है? एतराज की तो बात है यार, अभी तुम हिलने जुलने के काबिल ही नहीं हो। दुश्वार रास्तों का तवील सफर तो दूर की बात है। मेरे अगले 4-5 रोज काफी तकलीफ में गुजरे, लेकिन फिर बतदरीज तबीयत बेहतर होने लगी। मेरी सिक्योरिटी पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई थी। इमरान भी ज्यादातर वक्त मेरे आस पास ही गुजारता था, ताहम किसी वक्त वो ओझल भी हो जाता। 7वें के जश्न के रोज जो गाड़ी उसने इनाम में जीती थी वो उसे मिल गई थी। वो किसी वक्त उस पर सैर के लिए भी निकल जाता। 1-2 बार वो अपने साथ गीता मुखी को भी लेकर गया था। उसकी ये मसरूफियत मेरे लिए परेशान कुन थी। मुझे अंदेशा था कि कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंच जाए। ये तो यहाँ किसी को मालूम नहीं था कि मेरा करीबी साथी है और मुझे भाड़ियल स्टेट से निकालने के लिए यहाँ आया हुआ है। मगर ये तो सब जानते थे कि वो भी पाकिस्तानी और मेरी ट्रेनिंग वगैरह में मेरा साथ देता रहा है। मैंने 1-2 बार उसे आजादाना घूमने से मना भी किया, लेकिन वो सुनता कब था। दोस्तियां बनाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था और वो मुश्किल तरीन लोगों में भी अपने परस्तार पैदा कर लेता था। यहाँ भी उसने ऐसा ही किया। मगर फिर एक रोज ऐसा वाकया हुआ जिसके हम दोनों में से शायद किसी को तवक्का नहीं थी। मैनेजर मदन मेरे पास आया और बोला, तुम्हें पता चला है इमरान को चोटें लगी हैं? कैसे? मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। मुझे पूरी जानकारी तो नहीं, लेकिन मालूम हुआ है कि किसी ने उससे उसकी गाड़ी छीनी है। मैंने माथा पकड़ लिया। मदन ने कहा, यहीं पर इमरजेंसी वाले कमरे में उसकी मरहम पट्टी हो रही है। वैसे वो बिल्कुल खैरियत से है। ये परेशान कुन खबर थी। कुछ ही देर बाद इमरान सर और हाथ पर पट्टी बांधे मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। शाबाश, ये काम दिखाया तुमने? मैंने पूछा। वो बोला, जरूरतमंद डाकू थे, मुझे इन पर तरस आ गया। इन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया कि भाई साहब ये हमारी पहली वारदात है, अगर कोई गलती चलती हो गई है तो माफ कर दें। मैं समझ गया कि इन्होंने क्या गलती करनी है। इन्होंने डर कर खामखा ही गोली चला देनी थी। मैंने बेहतर समझा कि मुफ्त में गोली खाने के बजाय इनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दी जाए। कैरियर के शुरू में नौजवानों को वाकई ताउन की जरूरत होती है। मैं इसे गौर से देखने लगा। उसके अंदर झांकना बहुत मुश्किल होता था। मैं जानता था वो कभी कभी हैरान गुन फ्याजी का मुजाहिरा भी कर जाता है।
मैंने कहा कहीं सचमुच किसी को तोहफे में तो नहीं दे आए गाड़ी? ताबी साहब अगर दे भी आया हूं तो किसी दूसरे की दुम पर तो पाँव नहीं आना चाहिए। मेरी अपनी गाड़ी थी, शायद वो फिर हाँकना शुरू कर देता, मगर मुझे संजीदा देकर उसे संजीदा होना पड़ा। वैसे भी मैनेजर की मौजूदगी में वो मेरे साथ ज्यादा बेतकल्लुफी का मुजाहरा नहीं करता था। उसने जो कुछ बताया उसे मालूम हुआ कि वो जरगाह की नहर के साथ कुछ आगे तक चला गया। वापसी पर जीप का पहिया पंक्चर हो गया। वो पहिया बदल कर उठ ही रहा था कि 4 बंदों ने उस पर असलहा तान लिया। उसके पास मैडम सफूरा का फराम करदा पिस्तौल तो मौजूद था, मगर वो जीप के डैशबोर्ड में रखा था। एक शख्स ने अचानक उस पर पीछे से राइफल के दस्ते का वार किया। वो गिर गया। उन्होंने उस पर 2 राइफलें ताने रखी और जीप लेकर निकल गए। इमरान जैसे बंदे से यूं गाड़ी छीन कर ले जाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। कई दफा जब बंदा खतरे की तरफ से बिल्कुल हाफिज होता है तो बेदस्तो पाव भी हो सकता है। फिर इमरान को जो चोटें लगी थी, इनसे भी तस्दीक होती थी कि कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है।